बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के एचआरएम के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजर अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए, और डिफरेंट कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते वक्त। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम परफॉर्मेंस को डिस्कस कर लेते हैं। परफॉर्मेंस बेसिकली क्या होती है? ये वो एफर्ट्स होती हैं जो एम्प्लॉय पुट इन करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से अलाइन कर रहे होते हैं, जिनको ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी सपोर्ट कर रही होती हैं। बेसिकली वो तमाम अपने एफर्ट्स जो एम्प्लॉय पुट इन करता है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए, उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिकली 3 फंक्शंस उसमें हम देख रहे होते हैं। नंबर 1 है एबिलिटी। एबिलिटी बेसिकली क्या है? ये वो स्किल्स हैं जो एम्प्लॉय को अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए या अपनी परफॉर्मेंस को मीट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उन स्किल्स को हम कहते हैं, उन्हें बेसिक स्किल्स को एबिलिटी कहते हैं। सेकेंड वन है हमारे पास मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? बेसिकली ये एचआरएम की ही एक एक्टिविटी है, एचआरएम से रिलेटेड। इसमें क्या करते हैं, जो मैनेजर होते हैं या जो सुपरवाइज़र होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर रहे होते हैं, उन्हें हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा एनर्जी पुट इन करें ताकि वो अपने डिज़ायर रिज़ल्ट को ऑब्टेन कर सकें, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन कर सकें। मोटिवेशन बेसिकली आप अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर रहे होते हो कि वो अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा पुट इन करें किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। थर्ड वन है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बेसिकली सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनके अंदर एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होता है। अगर सर्कमस्टांसेस अच्छे होंगे, आइडियल होंगे, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस अच्छे नहीं हैं, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बुरी होगी। एम्प्लॉय ने जो परफॉर्म किया, जो काम उसने किया, हमने कहा उसकी परफॉर्मेंस है। जो एफर्ट उसने पुट इन किए हैं किसी भी स्पेसिफिक गोल्स को ऑब्टेन करने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अब हमने कहा जो एफर्ट पुट इन किए हैं, क्या उसको मेजर नहीं करना चाहिए? हमें ये देखना नहीं चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि जो काम उसने परफॉर्म किया है आइदर वो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहते हैं हमने उसे परफॉर्मेंस जो उसने दी है उसको मेजर भी तो करना चाहिए ना। अब क्वेश्चन ये राइज होते हैं उसे क्यों मेजर करना चाहिए? जो टास्क या फिर उसने पुट इन कर दिए हैं, आप क्यों उसको मेजर करोगे, क्यों एवेल्यूएट करोगे उसको? तो हमने कहा उसके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले हमने कहा जब किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, जब उसके काम को मेजर करेंगे तो उससे उसकी मोटिवेशन इंक्रीज़ करेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। सपोज़ अगर टीचर किसी स्टूडेंट को होमवर्क देता है कि आप घर से ही काम करके लाओ, और अगले दिन टीचर वो काम चेक नहीं करता, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? लेज़ी हो जाएगा। उसे लगेगा कि टीचर ने तो काम चेक ही नहीं करना। या टीचर अगर कंटिन्यूसली उसका काम चेक नहीं करता तो वो हो सकता है कि वो अपना काम परफॉर्म करना, होमवर्क करना छोड़ दे, या अगर करे तो सही होमवर्क ना करे। तो हमने कहा यही एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। अगर उनकी परफॉर्मेंस को मेजर ना किया जाए तो हमने कहा अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। अगर वो काम परफॉर्म कर भी रहे हैं तो हमने कहा वो से मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना ज़रूरी होता है ताकि वो मोटिवेटेड रहें। और जब उनको पता होगा कि उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है, उनको एवेल्यूएट किया जाएगा, जो काम उन्होंने टास्क परफॉर्म किया है उनके बारे में उनसे पूछा जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, वो गलतियाँ कम करेंगे, ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। सेकेंड जो इसका बेनिफिट होता है कि आप प्रॉब्लम डिटेक्ट कर सकते हो। जो भी अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी एरिया में आ रही है तो उस प्रॉब्लम को जब आप परफॉर्मेंस एवेल्यूएट कर रहे होते हो या परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हो, तो हमने कहा हर एम्प्लॉई का काम हर स्टेप पे देख रहे होते हैं, तो जो भी जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी उसको ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। अगर यही उसको एवेल्यूएट नहीं कर रहे होगे तो ये फाइंड आउट करना मुश्किल होगा कि प्रॉब्लम किस एरिया में है। थर्ड वन इज़ दैट कि जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो तो अगर किसी एरिया पार्टिकुलर एरिया में चेंज रिक्वायर्ड है, किसी स्टेप को या प्रोसेस को चेंज करना है, तो इसमें हेल्प आउट कर रहा होता है। परफॉर्मेंस जब मेजर कर रहे होते हो तो डिफरेंट एरिया में डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। डिसीजन मेकिंग में किस तरह के, अगर किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देख के ही हम उसकी सैलरी इंक्रीज़ करते हैं,
से प्रमोट किया जाता है, उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो हमने कहा ये परफॉर्मेंस जो मेजर कर रहे होते हैं, इस चीज़ में भी हमें हेल्प आउट कर रही होती है कि इन ट्रांसफ़र, प्रमोशन या उसके सैलरी से रिलेटेड डिसीजन में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ दैट के डिफ्रेंशिएट करता है एम्प्लॉयज़ इन जॉब रिलेटेड एरिया। कौन सा एम्प्लॉय किस पार्टिकुलर एरिया में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस चीज़ में भी आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। और ये भी जब आप परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करते हो तो इस चीज़ को भी इंश्योर करते हो कि एम्प्लॉय ने जो काम परफॉर्म किया है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो किया है कि नहीं किया, ताकि आपको ये भी इंश्योर हो जाए कि लीगल कंप्लाइंस हुई भी है कि नहीं भी हुई। तो इस चीज़ में भी हेल्प आउट कर रहा है। परफॉर्मेंस के बाद अब हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसमें हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रोसेस दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस बाय हैविंग मैनेजर एंड एम्प्लॉय वर्क टुगेदर टू सेट एक्सपेक्टेशंस, रिव्यू रिजल्ट एंड रिवॉर्ड परफॉर्मेंस। बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एम्प्लॉय और मैनेजर दोनों की परफॉर्मेंस या काम को देख रहे होते हैं। एम्प्लॉय या मैनेजर को ये बताया जाता है कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसा काम परफॉर्म करें। जो काम या टास्क उन्होंने परफॉर्म किया होता है उसको रिव्यू करते हैं, उसके रिजल्ट्स देखते हैं। हमने स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, आइदर उन स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेशंस जो हमने बनाए थे उनके साथ उनका काम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके अकॉर्डिंगली उन्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं। अगर उनका काम या परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर उनका काम या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनके लिए ट्रेनिंग या डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट किए जाएंगे ताकि उनकी परफॉर्मेंस और जो स्टैंडर्ड या एक्सपेक्टेशंस हमने उनसे लगाई हुई थी उनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको कवर अप किया जा सके। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली इसमें दो काम हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एवेल्यूएट करता है ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में दो काम परफॉर्म हो रहे होते हैं। नंबर वन, ये एवेल्यूएट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए होते हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उसके साथ कंपेयर करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं। इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उसके अगेंस्ट मैचअप किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है। सेकंड, ये हेल्प आउट करता है कि एक्शन प्लान डेवलप कर सकें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हमने कहा अगर जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए हैं, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस या काम आया, अगर वो दोनों मैचअप नहीं कर रहे, उनमें गैप है, यानी एम्प्लॉय अपने स्टैंडर्ड को जो स्टैंडर्ड सेट किए उनको मीट नहीं कर रहा। सपोज़ हमने स्टैंडर्ड ये सेट किया था कि जो सेल के लोग हैं वो एक मंथ में 5000 आइटम्स सेल करेंगे, चीज़ें प्रोडक्ट बेचेंगे। जब हमने उनको काम दे दिया, एक मंथ बाद जब हमने एवेल्यूएट किया, कंपेयर किया, तो हमने देखा कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ने जो सेल किया है वो 2500 आइटम्स है, यानी जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 5000 आइटम का वो उन्होंने मीट नहीं किया। और हमने कहा ये एक या दो एम्प्लॉयज़ की बात नहीं थी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने ऐसा नहीं किया था। तो जो गैप आ गया उनका स्टैंडर्ड और जो उनकी परफॉर्मेंस के दरमियान, उसको कैसे कवर अप किया जाए, उसके लिए एक्शन प्लान बनाने का मतलब ये हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें या ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम कहाँ अराइज़ हो रही है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इसमें भी हेल्प आउट कर रहा होता है। बेसिकली ये दो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को कंडक्ट करने का पर्पज़ क्या होता है या किस चीज़ में हेल्प आउट कर रहा होता है। जो फर्स्ट पर्पज़ इसका होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में बेसिकली ये फर्म के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को जो वर्कफोर्स से रिलेटेड होते हैं उसमें हेल्प आउट या उसको अफेक्ट कर रहा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन में जैसे हमने कहा अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी को रेज़ करना है, सैलरी एडजस्टमेंट करनी है या उसे नए बेनिफिट देने हैं या इंसेंटिव देने हैं, तो हमने कहा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसीजन उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉई है हमारे पास काम कर रहा है, उसकी करंट सैलरी 12,000 है और उसकी सैलरी में इंक्रीज़ करना है, तो किस बेस पे किया जाएगा, हमने कहा उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस को देखते हैं कि करंट परफॉर्मेंस क्या रही है, उसकी बेसिस पे रेज़ किया जा रहा होता है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजंस भी परफॉर्मेंस की बेस पे किए जा रहे होते हैं। अगर एक एम्प्लॉई अपनी करंट पोस्ट पे ही अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम उसको अगर प्रमोट कर दें, उसको ज़्यादा जिम्मेदारी दे दें, तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। उसकी डिमोशन से रिलेटेड एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या उसको अपनी जॉब से निकालना है, ले ऑफ करना है, तो हमने कहा ये तमाम डिसीजंस आप परफॉर्मेंस की बेसिस पे परफॉर्म कर रहे होते हो।
या एम्प्लॉय के डे टू डे बेसिस पे भी जो बिहेवियर शो कर रहा होता है उससे रिलेटेड डिसीजन भी परफॉर्मेंस की बेस पे आप डिसाइड कर रहे होते हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सेकंड पर्पस डेवलपमेंट नेचर का होता है। डेवलपमेंट नेचर का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के थ्रू हम एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ये देख रहे होते हैं कि एम्प्लॉय ने जो अपना करंटली जो जॉब परफॉर्म कर रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं है, और अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन सी स्किल्स या एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है, और फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंगली भी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करें तो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सबसे पहले हम परफॉर्मेंस डायमेंशंस आइडेंटिफाई करते हैं, देन परफॉर्मेंस मेजर डेवलप किए जाते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, एवेल्यूएशन के बाद एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड किया जा रहा होता है, और एक्शन प्लान डेवलप किए जा रहे होते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही होती है, वार्निंग्स दी जा रही होती हैं। अब हम इन स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस डायमेंशन। परफॉर्मेंस डायमेंशन आइडेंटिफाई करना किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे सक्सेसफुल स्टेप्स होता है, ये इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। बेसिकली ये वो टास्क या ड्यूटीज़ होती हैं, डायमेंशन से मुराद वो टास्क या ड्यूटीज़ होते हैं जो कोई भी एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होता है अपनी जॉब में, उनकी बेसिस पे आपको वो टास्क या ड्यूटीज़ आइडेंटिफाई करनी होती हैं और उनकी बेसिस पे एम्प्लॉय को एवेल्यूएट करना होता है। एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को ओवरऑल भी मेजर किया जा सकता है, या हम उसके परफॉर्मेंस को या सेपरेट टास्क को जो परफॉर्म कर रहा होता है उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं, और हर पार्ट या एस्पेक्ट को डिफरेंटली मार्क कर रहे होते हैं या स्कोर कर रहे होते हैं, हमने को डायमेंशंस बना लेते हैं। दो तरह से नॉर्मली कर रहे होते हैं, एक होता है ग्लोबल परफॉर्मेंस मेजर, इसमें क्या करते हैं आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ओवरऑल मेजर कर रहे होते हैं या स्कोर कर रहे होते हो। एक सिंगल स्कोर यूज़ करते हो जो एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बता रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि आपको अपने इकोनॉमिक्स के टीचर को रेट करना है, इकोनॉमिक टीचर को रेट करना है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो हमारा टीचर है आप उसे गुड रेट करोगे, एवरेज रेट करोगे या पुअर रेट करोगे। इन तीनों कैटेगरीज में आपको एक चूज़ कर लो। हमने कहा वो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए आपने एक ही मेजर बता दिया, आपने एक ही पैरामीटर या स्कोर यूज़ कर लिया, आपने बता दिया सपोज वो गुड है, तो हमने कहा आपने उसकी सारी परफॉर्मेंस को इससे एक स्कोर के अंदर डिफ़ाइन कर दिया। लेकिन अगर हम कहें कि जो टीचर है वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो क्लास में प्रिपेयर हो गया था अपने लेक्चर्स के लिए, टीचर को स्टूडेंट को इंगेज कर रहा होता है, उनके लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना रहा होता है, एग्ज़ाम्स होते हैं उनको ग्रेड दे रहा होता है, कितने फेयरली ग्रेड दे रहा होता है। उन्होंने कहा ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। अगर हर टास्क में आप अपने टीचर्स को डिफरेंटली रेट करो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि उसके लेक्चर प्रिपरेशन के लिए आप उसे गुड रेट करो, या स्टूडेंट के इंटरेस्ट को मेंटेन करता है ड्यूरिंग लेक्चर उसके लिए आप उसे एवरेज रेट कर रहे हो, और जो ग्रेड फेयरली वो ग्रेड कर रहा होता है, ग्रेड्स जो दे रहा होता है आपको एग्ज़ाम्स में, उसके लिए आपने उसे गुड रेट कर दिया। तो हमने कहा अब आपने उसके टास्क या जो ड्यूटीज़ वो परफॉर्म कर रहा होता है उसको डिफरेंटली आपने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हालांकि ये वो सारे टास्क हैं जो एक टीचर परफॉर्म कर रहा होता है, आपने हर टास्क को सेपरेटली देखा और उसके अकॉर्डिंगली उसको रेट किया। तो हमें कहते हैं आपने क्या बना दी, डायमेंशन बना दी। परफॉर्मेंस डायमेंशन यही है, द स्पेसिफिक टास्क एंड एक्टिविटीज़ फॉर विच एम्प्लॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल। आप उन तमाम टास्क या एक्टिविटीज़ को सेपरेट करो, वो डायमेंशन बना लो, उसकी बेसिस पे आपने अपने एम्प्लॉय का क्या करना है, रेट करना है। तो बेसिकली पहला स्टेप्स क्या होता है, आप अपनी डायमेंशंस बना लो, यानी टास्क या एक्टिविटीज़ जो एम्प्लॉय परफॉर्म करता है उनकी लिस्ट बना लो या उनको लिख लो, क्योंकि उन्हीं की बेसिस पे आपने अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है। जॉब परफॉर्मेंस की जो डायमेंशंस होती हैं बेसिकली वो वही चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही हों जिस काम के लिए जो काम एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एक रिसेप्शनिस्ट को उसको एवेल्यूएट करना है, तो क्या उसकी परफॉर्मेंस किस चीज़ पे मेजर करें? हमने कहा कंपनी की इनोवेटिव प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बना रही है, तो हमने कहा कंपनी की इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने का रिसेप्शनिस्ट के क्या ताल्लुक, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं है ना, वो तो रिसेप्शनिस्ट है और डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही है, यानी कस्टमर जो आते हैं उनको ग्रीट करती है, कोई कॉल आ गई इंक्वायरीज
उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है, तो उसको उन चीज़ों पे रेट करना चाहिए, ना कि एम्प्लॉय की कंपनी के इनोवेटिव प्रोडक्ट पे रेट करना चाहिए। तो आपकी जो परफॉर्मेंस डायमेंशंस होंगी वो बेसिकली वही टास्क या ड्यूटीज़ होंगी जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है और उसी की बेसिस पे आप उसे रेट कर रहे होंगे, ना कि किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ या ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस पे आप अपने एम्प्लॉय को रेट कर रहे होंगे। अब डायमेंशंस कहाँ से लें, हमें कैसे पता चलेगा? हमने कहा इसका प्राइमरी सोर्स जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस में हमने डिफाइन किया था ना एम्प्लॉय क्या टास्क परफॉर्म करता है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो जो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो बेसिकली हमारी डायमेंशंस हैं। तो जॉब एनालिसिस के थ्रू आप अपनी जो डायमेंशंस या इन्फॉर्मेशन डायमेंशन से रिलेटेड वो कलेक्ट कर सकते हो। टास्क, ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा होता है, जो उसकी जॉब को बेसिकली डिफ़ाइन कर रही होती हैं, ये उसकी परफॉर्मेंस डायमेंशंस होती हैं जो हम फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करते हैं। यानी परफॉर्मेंस डायमेंशन बेसिकली क्या है? जो टास्क, ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, जो उसकी बेसिकली जॉब को डिफ़ाइन कर रही है, वो परफॉर्मेंस डायमेंशंस है। सेकेंड स्टेप हमें क्या है? हमें परफॉर्मेंस मेजर डेवलप करने हैं। परफॉर्मेंस मेजर्स को डेवलप करना सेकंड स्टेप के इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। हमने कहा हमें डायमेंशंस पता चल गई जिसकी बेसिस पे हमने अपने एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस को मेजर करना है। हमने कहा सिर्फ डायमेंशंस का पता चलना काफ़ी नहीं होता, बेसिकली उन डायमेंशंस को यूज़ करना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए जो मेजर यूज़ करोगे वो वैलिड होनी चाहिए, क्लियर स्टैंडर्ड होना चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। वैलिड मेजर्स का मतलब क्या है कि हमने कहा जो भी परफॉर्मेंस मेजर आप यूज़ कर रहे हो वो रिलायबल होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पढ़ा था। रिलायबिलिटी क्या थी? हमने कहा जैसे ही जो परफॉर्मेंस है, ये जो मेजर्स है वो हर मरतबा सेम रिज़ल्ट शो कर रहा हो। और वैलिडिटी क्या था? कि वो मेजर वही चीज़ मेजर कर रहा हो जो मेजर करने के लिए उसे बनाया गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कहा एम्प्लॉय की कस्टमर सर्विस को हमने मेजर करना है, तो हमने कहा कितने कस्टमर सेटिस्फाइड हैं उससे, कस्टमर की कंप्लेंट कितनी है उसके एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से या एम्प्लॉय के जो काम वो परफॉर्म कर रहा है उससे रिलेटेड। तो हमने कहा कि इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये वो चीज़ें जो उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रही होंगी या कस्टमर सर्विस के चीज़ को मेजर कर रही होंगी, तो हमने कहा इसको यूज़ करते हैं। परफॉर्मेंस मेजर्स की वैलिडिटी का मतलब यह है कि आपका परफॉर्मेंस मेजर आपके एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसको शो कर रहा हो। परफॉर्मेंस जो मेजर्स होते हैं सम टाइम हमने कहा या तो वो डेफिशिएंट होते हैं या कंटेमिनेटेड होते हैं। डेफिशिएंट परफॉर्मेंस मेजर का मतलब ये है कि जो आपके परफॉर्मेंस मेजर होते हैं वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को मेजर नहीं कर रहे होते, उसे स्किप कर रहे होते हैं। यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं, तो हमने कहा वो डेफिशिएंट परफॉर्मेंस मेजर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सेल रिप्रेजेंटेटिव की परफॉर्मेंस को मेजर करना है और आप इस बात में मेजर करो कि सेल के बंदे ने कितने कस्टमर्स को कितनी कॉल की हैं, नंबर ऑफ़ कॉल्स यानी फ़ोन कॉल से अगर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करो, तो हमने कहा तो ये इस चीज़ पे अगर आप मेजर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया यानी कि फ़ोन कॉल्स की बजाय अगर ये देखें कि एम्प्लॉई के ने एक्चुअल में कितनी सेल की है या उसकी पूरे दिन के एंड पे या मंथ के एंड पे क्लोजिंग सेल कितनी है, उसकी बेस पे परफॉर्मेंस मेजर करने की बजाय आप फ़ोन कॉल पे अगर मेजर करोगे तो हमने कहा कि ये डेफिशिएंट मेजर है आपका, क्योंकि आप उसकी एक्चुअल सेल को या उसको इग्नोर कर रहे हो। सेकंड जो परफॉर्मेंस मेजर होता है वो है कंटेमिनेटेड। इसमें क्या करते हो आप इररेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कंसीडर कर रहे होते हैं एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप जैसे हमने कहा कि सेल के जो आदमी उसकी अगर मेजर करनी है, परफॉर्मेंस को मेजर करनी है, तो उसकी एक्चुअल सेल को मेजर करना चाहिए या क्लोजिंग सेल को मेजर करना चाहिए। उसकी बजाय अगर आप ये देखो कि उस पर्सन की टाइपिंग स्पीड बड़ी अच्छी है, वो अपना डेस्क बड़ा साफ़ सुथरा रखता है, तो हमने कहा ये तो इररेलेवेंट मटेरियल है ना, इसको तो कंसीडर करना ही नहीं था। हमने तो परफॉर्मेंस उसकी सेल की बेसिस पे मेजर करनी थी, लेकिन आप मेजर क्या कर रहे हो? इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो, उसकी टाइपिंग स्पीड देख रहे हो। तो कंटेमिनेटेड मेजर में बेसिकली हम इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर रहे होते हैं। ये इसीलिए जब परफॉर्मेंस मेजर डेवलप कर रहे हो तो वो वैलिड होना चाहिए, यानी वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को मेजर कर रहा हो, ना कि इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, ना ही वो डेफिशिएंट मेजर हो ना ही कंटेमिनेटेड मेजर हो।
परफॉर्मेंस मेजरमेंट स्टैंडर्ड डेवलप कर लिए जाते हैं। आप जब आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हो तो आपका लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या अपने एम्प्लॉय से परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिन्हें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी कहते हैं, वो सेट कर लेते हैं। हमने कहा अगर कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है, तो आप कैसे मेजर करोगे जो एम्प्लॉय ने काम परफॉर्म किया है वो इफेक्टिव है कि नहीं है, या उसने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप एम्प्लॉय से कह दो डू योर बेस्ट, तो हमने कहा ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। डू योर बेस्ट का मतलब हर एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट होगा। किसी एम्प्लॉय के लिए वो हो सकता है कि 10 प्रोडक्ट सेल करना हो, किसी के लिए उसका मतलब 20 प्रोडक्ट सेल करना। तो आपको उन्हें क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देना चाहिए। जैसे आप उन्हें बता दो कि आपने 30 प्रोडक्ट सेल करनी है, 25 प्रोडक्ट सेल करनी है, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। मैनेजर डिफरेंट तरह के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या है, आपने जिन्हें ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर भी कहते हैं क्वांटिटेटिव को, जैसे कितनी अमाउंट की उसने सेल किया है वो आप बता दो, या कितनी नंबर ऑफ मिस्टेक कर रहा है, या आउटपुट कितना है उसका, तो हमने कहा ये क्वांटिटेटिव या ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मेजर है। आप इसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो ना कि आपने 25,000 की सेल करनी है, ये परफॉर्मेंस आपने स्टैंडर्ड बना दिया। तो यह परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी हो सकता है, यानी आपके एम्प्लॉय को परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो येस या नो फॉर्मेट में क्वेश्चंस वगैरह पूछ के। यानी जो भी स्टैंडर्ड, इन शॉर्ट जो भी स्टैंडर्ड होने चाहिए वो क्लियर होने चाहिए और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को बेटरली मेजर कर रहे होने चाहिए। और आपका जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए, क्लियरिफाई होने चाहिए आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। यानी आपने ये नहीं रेट, अगर किसी एम्प्लॉय को कस्टमर सर्विस को रेट करना है तो ये सिंपली एक्सेलेंट नहीं करना। हमने कहा उसको 3-4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी वो अपने एम्प्लॉय को या कस्टमर को कैसे एंटरटेन करता है, प्रोडक्ट या सर्विस की सेल उसकी कैसी है, तो हमने कहा उसकी बेसिस पे डिफरेंटली रेट कर लो। आप उसको मोर ज़्यादा स्पेसिफिक कर दो, नैरो कर दो ज़्यादा। थर्ड स्टेप जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो है एवेल्युएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, या इसे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कहते हैं। हमने डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर ली, मेजर आइडेंटिफाई कर लिए। अब थर्ड स्टेप क्या है, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर लो, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर कर लो, या दूसरे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के साथ अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर लो। परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली सिस्टम होता है, आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो, एवेल्युएट करते हो। इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर सकते हैं और टीम की बेसिस पे भी जो परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जा सकता है। अब जब आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर रहे हो तो किन एस्पेक्ट्स को एवेल्युएट करना चाहिए। डिफरेंट एस्पेक्ट को ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए। नंबर 1 है ट्रेड्स। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय को एवेल्युएट किया जाता है डिफरेंट ट्रेड की बेसिस पे, उनके एटीट्यूड की बेसिस पे, उनके बिहेवियर की बेसिस पे, पेरेंट्स की बेसिस पे, इनिशिएटिव कितना लेते हैं किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके बेसिस पे उन्हें एवेल्युएट किया जा रहा होता है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बिहेवियर की बेस पे भी, यानी अपने टास्क से रिलेटेड जो बिहेवियर वो शो कर रहे होते हैं, कितने वो कोऑपरेटिव हैं, टीम मैनेजमेंट कितनी है उनमें, उनकी बेसिस पे उनको एवेल्युएट किया जा रहा होता है। किसी सम ऑर्गेनाइजेशन में जो टास्क उन्होंने परफॉर्म किया होता है उसके आउटकम की बेसिस पे उनको परफॉर्म किया जा रहा होता है, यानी आउटकम्स क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेल रिप्रेजेंटेटिव को एवेल्युएट करना है तो एट द एंड उसकी सेल कितनी रही है, तो हमने कहा ये उसका आउटकम है, उसकी बेस पे एवेल्युएट करना। थर्ड वन है कि इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल की बेसिस पे भी आप एवेल्युएट कर रहे होते हो, यानी फ्यूचर में जो नीड्स या बिहेवियर आउटकम्स है वो शो कर रहा है, जो फर्म को उसको गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प आउट करेंगे, उन एरिया में कोई एम्प्लॉय कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमने कहा उसकी बेसिस पे भी उन्हें एवेल्युएट किया जा सकता है। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने के लिए मैनेजर डिफरेंट वेज या मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा होता है जो सिस्टम आप यूटिलाइज़ कर रहे हो या आपके पर्पस क्या है उसकी बेसिस पे, या नीड्स के अकॉर्डिंगली ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा कि मैनेजर ने एम्प्लॉय सेलेक्ट करने या लोग सेलेक्ट करने हैं प्रमोशन या ट्रेनिंग के लिए या पे इंक्रीज़ के लिए, तो रेटिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट और मेथड अडॉप्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो मेथड वो यूज़ कर सकते हैं
वो है रेटिंग स्केल जो मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, बेसिकली हम फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं। जैसे हमने कहा ना, हमने डायमेंशन डिफाइन की हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने एम्प्लॉय को रेट कर लेते हो। डिफरेंट फैक्टर चूज़ कर सकते हो, वो जॉब रिलेटेड फैक्टर भी हो सकते हैं या पर्सनल फैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी फैक्टर चूज़ किए जा सकते हैं। सेकंड मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है वो है क्रिटिकल इंसिडेंट। इसमें बेसिकली हाईली फेवरेबल और अनफेवरेबल वर्क एक्शंस का रिकॉर्ड रिक्वायर्ड होता है ताकि उनकी बेसिस पे अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकें। थर्ड वन है एसेस। इसमें रेटर सिंपली क्या करता है, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में ब्रीफ नरेशन दे रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है, राइट डाउन कर रहा होता है। ये डे टू डे सिचुएशन या रूटीन परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली यूज़ नहीं किए जाते, ये एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए यूज़ किए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है वर्क स्टैंडर्ड। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम वर्क स्टैंडर्ड डिफाइन कर लेते हैं, प्री डिटर्मिन स्टैंडर्ड होते हैं, या जो हमने का एक्सपेक्टेड लेवल डिफाइन कर लिया जाता है, आउटपुट का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा एम्प्लॉय इसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से ही कंपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन है रैंकिंग। रैंकिंग में क्या होता है, सिंपली क्या करते हैं, जो रेटर होता है या मैनेजर होता है अपने एम्प्लॉय तमाम एम्प्लॉय को रैंक में ऑर्डर में रैंक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जिस एम्प्लॉय की सेल सबसे ज़्यादा है उसको रैंक 1 दे दिया, नंबर 1 दे दिया, जिसकी सेल उससे कम है उसे रैंक 2 कर दिया, जिसकी सेल उससे भी कम है उसे रैंक 3 कर दिया। तो हमने कहा रैंक बेसिकली कर रहे होते हैं, ग्रुप को रैंक कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे। रैंकिंग में एक हम पेयर्ड कंपैरिजन यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बाकी तमाम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से मेजर करते हो आप, और फिर उनकी बेसिस पे उन्हें रेट कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं A B C D, तो A की परफॉर्मेंस को B C D और E से मेजर करोगे, फिर उसकी बेसिस पे उनको रैंक करोगे, यानी देखेंगे कि A की परफॉर्मेंस इन तीनों में से किससे ज़्यादा अच्छी है। अगर 2 लोगों से ज़्यादा अच्छी है तो उसको उसको नंबर्स जो असाइन कर दिए वो 2 दे दिए। अगर 3 लोगों से ज़्यादा अच्छी है तो 3 दे दिए। फिर बी की देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग उनको नंबर असाइन कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली जो इंडिविजुअल को रेट कर रहे होते हो या उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, प्री डिटर्मिन परफॉर्मेंस कैटेगरी की बेस पे लिमिटेड कैटेगरीज होती हैं, यानी एम्प्लॉय को आपको उन कैटेगरीज में असाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी की पॉलिसी है कि 10% एम्प्लॉयज़ को उसने वेरी गुड असाइन करना है, 20% को गुड असाइन करना है, 40% को एवरेज असाइन करना है, 10% को पुअर असाइन करना है और 10% को वेरी पुअर असाइन करना है। तो हमने कहा कि ये उन्होंने कैटेगरी बना ली। अब अगर उनके पास 100 एम्प्लॉई हैं तो 10 एम्प्लॉय को उसने वेरी गुड असाइन करना है, 20 को उन्होंने गुड असाइन करना है, 40 को उन्होंने एवरेज असाइन करना है। तो हमने कहा ये फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो मैनेजर होगा उसको इस कैटेगरी के अंदर या जो प्री डिफाइंड रूल होगा उसी के अंदर रह के उसे उन्हें असाइन करनी है, एवेल्यूएट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स चॉइस मेथड। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को स्टेटमेंट दी जाती है, सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट है और उनको दोनों में से कोई एक चूज़ करनी होती है। यानी आपने उसको स्टेटमेंट दे दी और उन स्टेटमेंट में से जो रेटर होता है उसको चूज़ करना होता है कि कौन सी बेस्ट स्टेटमेंट है जो किसी भी एम्प्लॉय को डिस्क्राइब कर रही है, एक्सप्लेन कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसको एम्प्लॉय का आपने स्टेटमेंट दे दी कि 2 स्टेटमेंट दी कि आइदर उसका एम्प्लॉय इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, उसको इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है। तो हमने कहा ये फोर्स चॉइस हो गई है कि दोनों में से एक उसने लाजमी चूज़ करनी है, या हमने कहा वो डायरेक्शन फॉलो करता है या इनिशिएटिव लेता है, दोनों में से एक चूज़ करनी है। तो ये फोर्स चॉइस मेथड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर एंकर रेटिंग स्केल में बेसिकली आप अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर रहे होते हो डिफरेंट परफॉर्मेंस डायमेंशन की बेसिस पे। यानी आप उनको अगर डिफरेंट टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपने एज अ डायमेंशन सेट की हुई हैं उनकी बेसिस पे आपने एवरेज, बिलो एवरेज या पुअर रेट कर रहे हो, तो आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी कि उनका ऐसा कौन सा बिहेवियर था जो आपने देखा हो जिसकी बेस पे आप उन्हें एवरेज रेट कर रहे हो या बिलो एवरेज रेट कर रहे हो। तो बेसिकली इसमें आपने डायमेंशंस के साथ साथ बिहेवियरल एग्जांपल्स भी देनी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिजल्ट बेस्ड सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा होता है कि जो मैनेजमेंट होते हैं वो एम्प्लॉय के आउटकम्स या रिजल्ट को यूज़ कर रही होती है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जैसे उनकी सेल, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एब्सेंटीज़ कितनी है, उनकी बेसिस पे आप उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हो।
नेक्स्ट है हमारे पास असेसमेंट सेंटर्स, क्योंकि हमने कहा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट टास्क होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन खुद मेजर करने की बजाय डिफरेंट असेसमेंट सेंटर कायम कर लेती हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को परफॉर्म किया जा रहा होता है जहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसमें बेसिकली क्या किए जाते हैं, इसमें गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, मेथड है। एम्प्लॉई और सुपरवाइज़र ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय के लिए जो उन्हें मीट करने होते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, और एट द एंड आप उनको उसको वैल्यूएट करते हो, परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं कि अदर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुए हैं कि नहीं हुए, या कितने बेटरली या वेल मैनेड वे में उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं। लास्ट वन है हमारे पास कि आप अप्रेजल इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि अप्रेजल कंडक्ट कौन करेगा, अप्रेजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अप्रेजल फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली लाइन मैनेजर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं, की रोल प्ले कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बिगनिंग से एंड तक। सोर्सेज ऑफ परफॉर्मेंस डाटा की बात करें, यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डाटा कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है, या वो कौन से लोग हैं जो जिनसे आप परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इमीडिएट सुपरवाइज़र, हमने कहा जो इमीडिएट बॉस होगा या सुपरवाइज़र होगा मोस्टली वही एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा होगा। सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं एम्प्लॉय के नॉर्मली मैनेजर की एवेल्यूशन के लिए सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, ज़्यादा फिजिबल होता है। पीयर्स वगैरह मेजर किए जा सकते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सेल्फ अप्रेजल सिस्टम भी यूज़ किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। अगर एम्प्लॉय ये कंसिडर करता है कि जो ऑब्जेक्टिव उसने अचीव किए हैं या स्टैंडर्ड जो हैं वो क्या हैं, तो वो अगर उनको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उसकी, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को खुद एवेल्यूएट कर सकते हैं। कस्टमर अप्रेजल भी यूज़ किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि आपके कस्टमर का बिहेवियर है बेसिकली वो डिफ़ाइन कर रहा होता है किसी भी कंपनी की सक्सेस को। अगर कंपनी के कस्टमर दिन बर दिन इंक्रीज़ करना है, दैट मीन कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हमने कहा कस्टमर का बिहेवियर भी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी की परफॉर्मेंस या एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में ये करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। 360 डिग्री अप्रेजल यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा ले लेते हैं, आप विद इन द कंपनी भी डाटा ऑब्टेन करते हैं और एक्सटर्नली भी कस्टमर से भी डाटा या डिफरेंट वे से लिया जाता है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। प्रॉब्लम्स की अगर बात करें जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो सबसे पहले आता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। बहुत से जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि जो आपके परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं या आप परफॉर्मेंस जो अप्रेज कर रहे होते हो अपनी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, यानी आपने क्लियर डिफाइन नहीं किए होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, सब्जेक्टिव नेचर्स के होते हैं। यानी जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था, अगर हम एम्प्लॉय को कहते हैं डू योर बेस्ट, तो हमने कहा ये कोई स्टैंडर्ड नहीं था, आपने क्लियरली या ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं बनाए या ऑब्जेक्टिव मेजर्स नहीं बनाए, तो हमने कहा ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। जो नेक्स्ट है हमारे पास हेलो एरर में बेसिकली आप क्या करते हो, जो रेटर होता है वो किसी एक फैक्टर की बेस पे उस एम्प्लॉय की पूरी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा होता है, या तो उसे अच्छा ग्रेड कर रहा होगा या बुरा ग्रेड कर रहा होगा, वो एक फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें और एम्प्लॉयज़ की अपीयरेंस की बेसिस पे उसको अगर रेट कर रहा हो, तो हमने कहा अगर जो रेटर है उसकी सिर्फ अपीयरेंस की बेसिस पे उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को रेट करे, तो हमने कहा हो सकता है कि वो ज़्यादा उसे उसकी सेल इतनी ना हो, बस उसकी पर्सनैलिटी या ओवरऑल अपीयरेंस अच्छी हो। हमने कहा उसने जो प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ी वो हेलो एरर था। लेनेंसी या स्ट्रिक्टनेस क्या है कि आप या तो बहुत ज़्यादा रेटिंग दे दो जो वो डिज़र्व नहीं कर रहे थे, या बहुत कम रेटिंग दो, आप वो स्ट्रिक्टली बिहेव करो, लो रेटिंग करो। नेक्स्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। ये तब अगर होती है जब आप एवरेजली सबको रेट कर रहे होते हो, इनकरेक्टली बेसिस पे एवरेजली रेट दे रहे होते हो। नेक्स्ट है रीसेंट बिहेवियर बायस। इसमें आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप जो एम्प्लॉई होता है उसके रिसेंटली जो बिहेवियर उसने शो किया होता है उसकी बेसिस पे आप उसे रेट कर रहे होते हो।
प्रीवियस सिचुएशन या पास्ट उसके बिहेवियर को नहीं देख रहे होते, जो करंटली उसने शो किया है उसकी बेसिस पे आप उसे रेट कर रहे होते हो। पर्सनल बाइस क्या होता है, इसमें बेसिकली जो सुपरवाइज़र होता है या जो रेटर होता है वो एम्प्लॉय की पर्सनल प्रैक्टिसेस के बेस पे उसे रेस कर रहा होता है। जैसे उसे रेट कर रहा होता है उसकी रेस, रिलीजन, जेंडर या डिसेबिलिटी की बेस पे, उनकी बेसिस पे अगर वो रेट करना स्टार्ट कर दे, इन अदर देन उसकी जो डायमेंशंस या परफॉर्मेंस डायमेंशन थी उनकी बेस की बजाय इन चीज़ों पे रेस करे, उनको रेट करे, तो हमने कहा ये पर्सनल बाइसेस है। नेक्स्ट है मैनेजिंग द एवेल्यूएशन, मैनिपुलेटिंग द एवेल्यूएशन। अगर सुपरवाइज़र जो जितना भी प्रोसेस है एवेल्यूएशन को उसको मैनिपुलेट कर दे, तो हमने कहा ये भी सम टाइम बहुत से सुपरवाइज़र करते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, वो क्या है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को फीडबैक प्रोवाइड करो जो उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करे। इसलिए फीडबैक मीटिंग कंडक्ट की जाते हैं, एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका फीडबैक एक तो आप टाइमली प्रोवाइड करो उन्हें, दूसरा पॉजिटिव वे और प्रोफेशनल वे में फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। जो लास्ट स्टेप इन्वॉल्व है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, वो है डेवलपिंग एक्शन प्लान टू इम्प्रूव एम्प्लॉई परफॉर्मेंस। अब बेसिकली फ़ीडबैक प्रोवाइड कर देना काफ़ी नहीं है। फीडबैक में क्या हो कि एम्प्लॉई ने जो भी उसका रिजल्ट आया, आपने परफॉर्मेंस एवेल्यूएट की, अगर कोई डेफिशिएंसी थी या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपने उसके बारे में फीडबैक में उससे बता दिया। फीडबैक बेसिकली यही होता है ना कि आप उसको जो भी उसका परफॉर्मेंस का रिजल्ट आया वो उसे बता दो। लेकिन हमें क्या रिज़ल्ट बता देना काफ़ी होता है, क्या सिर्फ फीडबैक प्रोवाइड कर देना काफ़ी होता है? हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अच्छा मैनेजर वही होता है जो ना सिर्फ उसके फीडबैक दे बल्कि उसके बाद एम्प्लॉय के साथ मीटिंग कंडक्ट करे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में डेफिशिएंसी हैं या अपने परफॉर्मेंस को या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहा, तो मैनेजर को चाहिए कि एम्प्लॉय को जहाँ पे भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है परफॉर्मेंस में, उसको डायग्नोज करने में हेल्प आउट करे, और उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के बाद उसे सॉल्व करने के लिए उसके लिए रेमेडी प्रिपेयर करने में भी हेल्प आउट करे। आइदर उसे ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है, या उसे कोई और इशू है, तो हमने कहा उसे सॉल्व आउट करने में हेल्प आउट करे, ताकि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बेहतर हो, जिससे कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी मसला हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।